तो आज हम एक बहुत छोटी सी लेकिन कमाल की डरावनी कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना असरदार बनाती हैं। मतलब ये हमें इतना डरा कैसे पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की पहली लाइन ही एक चेतावनी है। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली सलाह नहीं है, ये एक नियम है। और बस इसी एक लाइन से ना एक रहस्य और आने वाले खतरे का माहौल सा बन जाता है। दिमाग में फौरन सवाल आता है ना कि आखिर क्यों, बिस्तर के नीचे क्यों नहीं देखना है। एक शांत सामान्य रात। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी का पहला नियम ही यही है कि डराने से पहले एक सुकून का, एक सुरक्षा का माहौल बनाया जाए। और ये कहानी भी बिल्कुल यही करती है। शुरुआत होती है एक एकदम शांत और नॉर्मल रात से, ताकि जब डर आए ना तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा हो। तो माहौल कुछ ऐसा है, एक बिल्कुल शांत घर, बाहर से हवा की हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आ रही है और एक बच्चा है जो अपने बिस्तर में एकदम सुरक्षित आराम से लेटा हुआ है। मतलब सब कुछ इतना नॉर्मल है, इतना शांत है कि एक झूठी सुरक्षा का एहसास होने लगता है, एक ऐसा एहसास जो बहुत जल्द टूटने वाला है। तो अब आती है पहली दस्तक, और यहीं से कहानी में असर मोड़ आता है। वो जो शांति अभी अभी बनाई गई थी, अब वो भंग होने वाली है। इस मोड़ पर कहानी की जो रफ्तार है ना, वो बहुत मायने रखती है। पहले तो हमें बिल्कुल रोजमर्रा की आवाजों से रिलैक्स किया जाता है, जैसे घड़ी की टिक टॉक। ये एक जानी पहचानी और आरामदायक आवाज है ना। फिर हवा की सर, ये सब बिल्कुल सामान्य लगता है। हम इस लय के आदी हो जाते हैं, ये सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है। और फिर अचानक दस्तक, बस एक शब्द, लेकिन ये उस आरामदायक लय को एक झटके में तोड़ देता है। यहीं से असली टेंशन बढ़ना शुरू होता है। शांति अब भंग हो चुकी है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए, ये आवाज दरवाजे से नहीं आई थी, खिड़की से भी नहीं, ये आई थी बिस्तर के नीचे से। मतलब एक ऐसी जगह से जहां से दस्तक आ ही नहीं सकती। दरवाजे या खिड़की से आई दस्तक तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन बिस्तर के नीचे से ये चीज फौरन हमारे दिमाग को एक सिग्नल देती है कि ये कोई मामूली खतरा नहीं है, ये कुछ अलौकिक है, कुछ ऐसा जो हमारी दुनिया के कायदे कानून नहीं मानता। अंधेरे में एक आवाज। अब तक जो खतरा सिर्फ एक दस्तक तक सीमित था, वो अब और भी पर्सनल, और भी ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि अब उसे एक इंसानी आवाज मिलती है। और ये चीज मनोवैज्ञानिक डर को, मतलब साइकोलॉजिकल हॉरर को कई गुना बढ़ा देती है। कहानी यहाँ एक बहुत ही चालाक तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसे हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल बेट या फिर मनोवैज्ञानिक चारा। इसका मतलब यह है कि खतरा अपनी कमजोरी का दिखावा करता है, जैसे कि यहाँ एक बच्चे की आवाज का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि किरदार की सहानुभूति का फायदा उठाकर उसकी सतर्कता, उसकी अलर्टनेस को कम किया जा सके। ये एक जाल है जो सिर्फ कहानी के किरदार आरव के लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए बिठाया गया है। और ये उस मनोवैज्ञानिक चारे का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं फंस गया हूँ। इस आवाज में लाचारी है, मदद की गुहार है। कोई भी इसे सुनेगा तो उसकी मदद करना चाहेगा। और यही बात आरव का उस आवाज से जुड़ना स्वाभाविक और दुखद बना देती है। और इसके बाद आती है एक और चेतावनी, लाइट मत जलाना। अब ये लाइन कमाल की है। ये एक ही साथ कहानी का टेंशन बढ़ा देती है और एक विरोधाभास भी पैदा करती है। होता है ना ऐसा, जब कोई कहता है कि उधर मत देखो, तो हमारा मन सबसे पहले उधर ही देखने को करता है। बिल्कुल वही बात है। और इसका कारण, वजह और भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि वो तुम्हें देख लेगा। सोचिए जरा, इस एक लाइन से रोशनी का मतलब ही उलट गया। जो चीज यानी लाइट अब तक सुरक्षा का साधन थी, वो अब खुद एक खतरा बन गई है। अब रोशनी आपको बचाएगी नहीं, बल्कि आपको दुश्मन के सामने एक्सपोज कर देगी, उस जीव का असली चेहरा। और अब हम कहानी के चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। ये वो पल है जहां अब तक का बनाया गया सारा तनाव एक भयानक खुलासे में सामने आता है। उस जीव की आवाज में अचानक एक नाटकीय बदलाव आता है। ये वो पल है जब जाल बिछ चुका है और शिकार पूरी तरह फंस गया है। वो जो बचकानी और नरम आवाज थी, अब वो गहरी और कर्कश हो चुकी है। जो उदास और डरी हुई लग रही थी, वो अब गुस्सैल है। हॉरर का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि डर अक्सर जानी पहचानी चीजों को थोड़ा सा बिगाड़कर पैदा किया जाता है। जैसे यहाँ उस जीव को देखिए, आंखें हैं पर बहुत बड़ी, मुस्कान है पर बहुत ज्यादा चौड़ी,
और वो पलक के नहीं झपकाता। उसके हाथ अजीब तरह से मुड़े हैं, बाहें ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही बेचैन करने वाली तस्वीर बनाते हैं। और फिर ये लाइन आती है जो शायद कहानी की सबसे डरावनी लाइन है। तुम दयालु थे, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। सोचिए, ये लाइन हीरो के सबसे अच्छे गुण, उसकी दयालुता को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। उसकी अच्छाई ही उसकी कमजोरी बन गई। सुरक्षा का भ्रम। क्लाइमैक्स के बाद कहानी एक पल के लिए हमें राहत की सांस लेने देती है, लेकिन ये जो राहत है ना, ये असल में आने वाले डर को और ज्यादा बढ़ाने का एक तरीका है। तो आरव जोर से चिल्लाता है, वो जीव गायब हो जाता है और उसकी माँ आ जाती है। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रोप है, मतलब एक जाना पहचाना तरीका। खतरा टला, कोई बचाने वाला आ गया, और हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास कराया जाता है। हमें लगता है कि चलो अब सब ठीक हो गया। और फिर माँ का वो तर्कसंगत जवाब आता है, देखा, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। अब ये सुनने में तो आरामदायक लगता है, पर असल में ये बहुत डरावना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वो गलत हैं, और ये बात आरव को उसके अनुभव में बिल्कुल अकेला कर देती है। अब उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो डर जो रह जाता है। अब बात करते हैं कहानी के अंत की, या यूं कहें कि अंत की कमी की। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि एक अधूरा अंत ही सबसे ज्यादा डरावना महसूस होता है? और फिर शांति लौट आती है। वही जानी पहचानी आवाजें, टेक, टॉक, सल, और फिर खामोशी। कहानी का वापस इन शुरुआती आवाजों पर लौटना एक बहुत ही डरावना लूप बनाता है। ये इस बात का इशारा है कि डर का ये चक्र शायद दोबारा शुरू होने वाला है। और अंत में दस्तक। ये एक अकेला शब्द इस बात पर मोहर लगा देता है कि खतरा कभी गया ही नहीं था, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और आखिर में ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। डर तब कैसे बदल जाता है जब खतरा कोई बाहरी घुसपैठिया नहीं, बल्कि कुछ ऐसा हो जिसे स्वेच्छा से अपनी ही दयालुता के कारण अंदर आमंत्रित किया गया हो? क्या होता है जब खतरे के लिए दरवाज़ा हम खुद ही खोल दें?